नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आखिरी एग्जाम में। मैं आदर्श शुक्ला आपको पॉलिटी की क्लास में आज मैं सेकंड क्लास ले रहा हूं। तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे भारत में जिस समय अंग्रेज आए उस समय भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे, तो अंग्रेजों ने सत्ता को किस तरह से कैप्चर किया और कैसे एक जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी बन के आई थी, वो अब पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक कंपनी बनी। और फिर 1857 का विद्रोह जो पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को हिला के रख दिया, और उसके बाद 1858 का एक्ट जिसमें कि भारत का जो प्रशासन था वो पूर्ण रूप से इंग्लैंड के महाराजा को ताज के अधीन कर दिया गया। और जो अब तक कंपनी के गवर्नर जनरल द्वारा शासन किया जा रहा था उसको अब चेंज करके इंग्लैंड की संसद के द्वारा वहाँ पे एक भारत सचिव नामक पद का सृजन कर दिया गया, जो मंत्री मंडल का सदस्य होता था। और उसकी सहायता के लिए 8 संसद के सदस्य और 7 डायरेक्टर, कंपनी के सदस्य 15 लोगों की एक समिति बनाई गई। और कैसे कैसे 1858 तक कंपनी ने कैसे कैसे प्रशासन को अपने केंद्र में लाने के लिए क्या क्या कानून और क्या क्या विधियां बनाई, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1881। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1858 में एक अधिनियम आ चुका था, और जो इंग्लैंड की सरकार थी उसको महज 3 साल के अंदर एक अगला अधिनियम क्यों देना पड़ा। तो जो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नर जनरल के पद को अब बदलकर वायसराय का पद कर दिया गया था। तो जो कैनिंग साहब थे प्रथम वायसराय, उनको लगा कि अभी भारत में जो अस्थिरता है वो बराबर चल रही है, और 1857 की तरह पुनः कहीं विद्रोह हो गया तो अंग्रेजों को भारत में शासन करने में काफी दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने भारत के जो सचिव थे उनको भारत की स्थिति के बारे में बताया और एक प्रार्थना पत्र दिया, और उसके बाद 1858 का अधिनियम आया। गवर्नर जनरल जो थे अब प्रांतीय गवर्नर जनरल थे, उनकी कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। अब जो पहले गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसी की परिषद थी, उसी को पूर्ण रूप से विस्तार किया जाता था। अब प्रांतों में जैसे पंजाब हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया और बंगाल हो गया, ऐसे जो छोटे छोटे प्रांत भी थे उनके भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विस्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात इस एक्ट में थी विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई। लॉर्ड कैनिंग जो लॉर्ड कैनिंग जो विधि सदस्य थे 1833 में, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जो अध्यादेश 6 महीने की अवधि के लिए होगा। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि कोई आपात स्थिति या कोई विशेष प्रयोजन के थ्रू जैसे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जो संसद द्वारा अगर नहीं पारित है तो उसकी अवधि 6 महीने होती है और वो कानून नहीं माना जाता। तो उसी तरह से जो प्रांतों के गवर्नर जनरल थे उनको ये अधिकार दे दिया गया कि अगर प्रांतों में अस्थिरता, आंतरिक अशांति या कोई ऐसा मुद्दा आता है जो सरकार के प्रति या सरकार को कुछ दिक्कत उत्पन्न करता है, तो आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, लेकिन उस कानून को केवल 6 महीने के लिए मान्य किया जाएगा। बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधि परिषद की स्थापना की गई। जैसे कि आज आप लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पे विधान परिषद और होती है, उसी तरह से अब बंगाल और पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब को भी अपनी अपनी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। विधि मतलब होता है कानून, वही कानून जो हम पढ़ेंगे संविधान के अंदर। कानून निर्माण की प्रक्रिया भारत को
शामिल करने की शुरुआत हुई। अब कानून निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो भारत में भी शुरू हो गई, भले ही छोटे स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे शुरू हुई। 1882 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय विधि परिषद में नामित किए थे, जो पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। अब जो ये नामित करने की परंपरा थी, ये अंग्रेजों ने अपने चाटुकारों को, जो ये तीनों अंग्रेजों के बहुत खास और बहुत चाटुकार थे, इसलिए अंग्रेज भले ही भारत को कानून बनाने का अधिकार दे चुके थे, लेकिन पूर्ण रूप से वो ये नहीं चाहते थे कि भारत उनके खिलाफ कोई ऐसा व्यक्ति उनके संघ में या परिषद में शामिल हो जो उनको कानून बनाने के लिए या उनको भारतीय जनता के प्रति ज्यादा आकर्षित करे। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने चाटुकारों को, और दूसरा कारण था जो ये परिषद में शामिल करने की प्रक्रिया, तो अंग्रेज भारतीय भाषाओं और भारतीय समस्याओं से उतना परिचित नहीं थे। इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि अंग्रेजों ने, अंग्रेज सरकार इंग्लैंड ने वहां से इसलिए ये व्यवस्था शुरू करवाई थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि भारत के लोकल लोगों को क्या परेशानी है, वो इन लोगों के द्वारा पता करके और उसके थ्रू जो है बिल या कानून पारित किया जा सके। लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से वो लोग अपने चाटुकार जो उनकी वाह करते थे और जो वो करते थे उसको हाँ में हाँ मिलाते थे, इसलिए ये पूर्ण रूप से चाटुकारिता थी। इसके बाद आता है 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता था। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूर्ण रूप से व्यापारिक कंपनी न रहकर प्रशासनिक कंपनी बन चुकी थी, लेकिन अब सरकार जो इंग्लैंड के राजा थे और वहां की संसद थी, अब वो वहीं से कानून बनाना और जैसे वहां पे लोकतंत्र है वैसे ही भारत में स्थापित करना चाहती थी। तो इसलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय तक काफी करप्ट हो चुकी थी, यहाँ जो गवर्नर जनरल या कंपनी के अधिकारी के रूप में पद पर आते थे वो बाहर से काफी पैसा जैसे रिश्वत के रूप में या पुरस्कार के रूप में ले जाके और वो इंग्लैंड में एक ऐशो आराम की जिंदगी शुरू कर देते थे। वो मूल वेतन से कहीं ज्यादा यहाँ से ले जाते थे। जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अब जब 73 के बाद 1884 में 73 में ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी सरकार या इंग्लैंड सरकार संसद कभी भी भंग कर सकती है, तो अब ये जो 1884 में जनवरी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अब शाही उपाधि अधिनियम 1876, इसमें जो था गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति हो गई थी। छठे सदस्य को लोक निर्माण विभाग सौंपा गया था। जैसे लोक निर्माण विभाग, जैसे आज भी अस्पताल है, सड़क है या कोई ऐसा कार्य जिससे सार्वजनिक जनता को कह सकते हैं सार्वजनिक जनता को लाभ पहुंचाया जा सके, वही विभाग के लिए छठे सदस्य की नियुक्ति हो गई थी। अब ये जो अंग्रेज थे वो जमीनी स्तर पे भी भारत का विकास करना चाहते थे। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 28 अप्रैल 1776 को महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी उनको अब भारत की भी महारानी घोषित कर दिया गया। जैसा कि 1858 में जो अधिनियम आया था उसमें जो भारत का शासन था उसको इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया गया था। अब पूर्ण रूप से जो इंग्लैंड की महारानी थी उनको भी भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत। जो भारत में लोकतंत्र है और जो चुनाव प्रक्रिया है इसी अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी। अंग्रेजों द्वारा जो सबसे अच्छा काम था राजतंत्र का अंत करके लोकतंत्र का जो कह सकते हैं कि शुभारंभ मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव से ही मान लीजिए, लेकिन जो चुनाव प्रणाली थी यहीं से शुरुआत हुई, जो आगे चल के काफी भारत में भी लोकप्रिय हुआ और जो
आज संपूर्ण विश्व के सभी देशों में जो चुनाव प्रणाली है वो काफ़ी पॉपुलर है। ठीक, बजट पर बहस करने की अनुमति दे दी गई। हालांकि इसका कोई विशेष महत्व नहीं हुआ, क्योंकि जो भी भारत से चुने जाते थे व्यक्ति वो सब अंग्रेजों के चाटुकार थे, तो इससे विशेष कोई वो अंग्रेजों की वाह वाह करते थे, और जो भी बजट पे कानून बनता था जो अंग्रेज चाहते थे वो उनसे करवा लेते थे। इससे कोई भारत को विशेष लाभ नहीं हुआ। भारतीय जनता को कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। अब कार्यकारिणी जो लोकसभा थी, मतलब संसद थी वायसराय की, उसमें प्रश्न पूछने का भी अधिकार भारतीयों को दे दिया गया। लेकिन बस ये एक दिखावा था, क्योंकि प्रश्न वही पूछ सकते थे जो अंग्रेज चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज कभी भी भारतीयों के जो वायसराय की कार्य परिषद थी वो कभी भारतीयों के प्रति उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। अब उसके बाद आता है भारत प्रसार अधिनियम 1909। ये कई रूपों में महत्वपूर्ण है, जैसे इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो मार्ले वायसराय, और मार्ले भारत सचिव और मिंटो वायसराय थे। पहली बार जो है अंग्रेजों को, जैसे कि 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन, तो अंग्रेजों ने देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है उसको कैसे तोड़ा जाए, तो वो हर संभव प्रयास कर रहे थे। 1905 में बंगाल विभाजन भी किया था, लेकिन उनको उससे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था, तो उन्होंने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी। उन्होंने अब जो मेंबर चुने जाने थे प्रत्यक्ष रूप से ही, तो उसमें मुस्लिम लीग के को शामिल होने का, जो मुस्लिम समुदाय था उससे सदस्य चुने जाने की का अधिकार दे दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत कर दी। अब हर संप्रदाय को निर्वाचन में भाग लेने का, अब तक भारतीय करके जो भी होता था वो लेता था, लेकिन अब अंग्रेजों ने वही बांटो और राज करो की नीति के तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अलग अलग करके कैटेगरी वाइज कर दिया। अब जो भी पार्लियामेंट में चुने जाते थे सदस्य, उसमें से मुस्लिमों के लिए सीटें अलग कर दी, और हर कैंडिडेट के कास्ट के लिए सीटें अलग कर दी। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेस्को चेम्सफोर्ड सुधार। इसको लाने का, क्योंकि इससे पहले जो आते थे वो आप देख सकते हैं 20 साल बाद आते थे, लेकिन 1909 के बाद 1919 में 10 साल बाद आने का क्या कारण रहा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1914 से 1919 तक प्रथम 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और ये घटना काफ़ी लोकप्रिय इसलिए है, ये इसका इस एक्ट से इसलिए संबंध है क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी 1915 में गांधी जी जो है भारत आए थे, अफ्रीका से बाहर लौट कर आए, और भारत में जो भारतीय जनता थी उसके काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। तो 1915 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों की सेना काफ़ी इटली और जर्मनी से काफ़ी बुरी तरह से परास्त हो गई थी। तो अंग्रेजों के वायसराय लॉर्ड मिंटो साहब ने गांधी जी से एक समझौता किया कि अगर आप हमें प्रथम विश्व युद्ध 1914 में अगर आप भारतीयों को अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने के लिए भेज देते हैं, तो हम आपको एक संविधान बनाने और आपको स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए आपको स्वतंत्र कर देंगे। तो गांधी जी ने
भारतीयों से आह्वान किया और भारतीयों ने इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और 1919 में जब देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जिसमें अमेरिका था, आपका इंग्लैंड था, फ्रांस था, ये 5 राष्ट्र थे, इनकी विजय हो गई। तो इन्होंने अपना जो वादा था वो बदल दिया और कहा कि हम आपको अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं, आपके लिए हम कुछ प्रशासन में सुधार कर देते हैं। इसी को देखते हुए 1919 का मांचेस्टू से चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ये लेकर आए। इसमें द्वैध शासन की प्रणाली, अब ये द्वैध शासन में और विषयों को 2 भागों में बांट दिया। आरक्षित विषय एक थे और एक थे हस्तांतरित विषय। गवर्नर जनरल के पास वित्त, भूमि, कर, न्याय, पुलिस, अकाल सहायता, कारखाना, बिजली, गैस, श्रम, कल्याण और जो सरकार होगी उसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वास्थ्य, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, उद्देश्य तो माप। अब उन्होंने जो है आरक्षित विषय अपने पास रख लिए, जिससे कि रेवेन्यू जो था वो अंग्रेजों के पास जाए और जो हस्तांतरित विषय थे वो सरकार को दे दिए। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। ये जो 1919 में ही भारत में पहली बार महिलाओं को अधिकार दिया गया कि आप मत दे सकती हैं। तो इस पे गांधी जी ने इसका विरोध भी किया था। गांधी जी ने कहा था कि सरकार चुनने में चूल्हे चौके वालों का क्या काम। तो अंग्रेजों ने कुछ काम गलत किए, लेकिन कुछ काम भारतीय हर निम्न, उच्च और सभी तबकों को एक साथ लाकर जो लोकतंत्र का उदाहरण दिया वो भी धीरे धीरे फल फूल रहा था, जिससे आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में आप देखते हैं कई महिलाएं जैसे सरोजिनी नायडू हो गई और विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, काफी लोग बढ़ चढ़कर साथ देती हैं और पुरुषों से कंधा मिलाकर कस्तूरबा गांधी जैसे गांधी जी के साथ कितना अनशन वनशन में और स्वतंत्रता संग्राम में काफी साथ देती हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, जैसे कि आज सिविल सर्विस परीक्षा IAS IPS होती है, इसकी भी नींव 1926 में रखी गई थी। केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग करना, पहली बार प्रांतों को अपना बजट बनाने के लिए 1919 में अधिकार दिया गया था। इससे पहले जो बजट था वो केंद्र द्वारा ही बनाया जाता था और राज्य को सौंप दिया जाता था। इसके बाद आता है आपका भारत शासन अधिनियम। इसकी मुख्य विशेषताएं, अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना। अब जो है अंग्रेज भी किसी तरह से जाने को तैयार न थे और इस समय काफी आप देख सकते हैं कि भारत में भी आक्रोश और अशांति थी। तो अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना, अब वो छोटे छोटे राज्यों को एक संघ में स्थापित करके एक केंद्र शासित शासन बनाने की योजना बनाते हैं और द्वैध शासन को राज्यों से हटाकर केंद्र में ले आते हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है आज के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना करते हैं जो कि राज्यों के बीच विवाद और सरकार और गवर्नर के बीच विवाद को इसमें देखा जाता है। लेकिन ये भी एक महज दिखावा ही था, क्योंकि अंग्रेज जज होते थे, अंग्रेज ही सरकार होती थी, तो भारतीयों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, जो RBI है, इसकी भी स्थापना 1935 के द्वारा होती है और इसमें मताधिकार जो 1919 में महिलाओं को दिया गया था, अब इसमें भी मताधिकार में कुछ बदलाव किए गए और 10% जनता और बढ़ा दी गई। अभी तक जो था कुछ लोगों को मतदान देने का अधिकार था, अब 10% जनता जो मत कर सकती है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत का पूर्वी राज्य जो था उसको बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, क्योंकि बर्मा दिल्ली से काफी दूर पड़ता था
और अंग्रेजों को वहाँ पे शासन करने जाने में दिक्कत काफ़ी होती थी। और जैसा कि बर्मा में बार बार विद्रोह होते थे, इससे अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान होता था, तो इसलिए उन्होंने उसको भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। भारत परिषद का अंत, जो वायसराय की भारत परिषद थी उसका अंत कर दिया गया। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब जो स्वतंत्रता से पहले आखिरी ये अधिनियम था अंग्रेजों द्वारा। इसके प्रमुख बिंदु 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत का अंतिम वायसराय बनकर आया था, उसने देखा कि जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो उसने देखा कि अब भारत एक स्थायी परिषद नहीं रह सकता, एक स्थायी राष्ट्र नहीं रह सकता, तो उसने दो राष्ट्रों का निर्माण कर दिया। और वो अंग्रेज यही चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, इसलिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए। सत्ता का हस्तांतरण संविधान सभाओं को किया गया। अब दोनों राष्ट्रों को यह अधिकार 1946 में दे दिया गया था कि वो अपनी अपनी संविधान सभा का निर्माण करें। ये आपको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, संविधान सभा। फिर भारतीय मंत्री पद की स्थापना। अब भारत में मंत्रियों का पद की स्थापना हुई थी और देशी रियासतों को यह आज़ादी दे दी गई थी कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कि वो भारत में जाना चाहती हैं तो भारत में जाए, या पाकिस्तान में जाना चाहती है पाकिस्तान में जाए, या पूर्ण रूप से अंग्रेजों की से स्वतंत्र होने के बाद जैसे पूर्व में थी वैसे ही स्वतंत्र रह सकती हैं। अब 1853 के अधिनियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कोई नया संविधान नहीं बन जाता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा द्वारा जब संविधान बना भी लिया गया था, तो जब 26 जनवरी 1950 तक जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तो कुछ सारे 1935 के अधिनियम लागू थे। और सिलहट जिला जो था उसमें जनमत संग्रह कराया गया। ये भारत के पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर था। ये जनमत संग्रह के द्वारा पाकिस्तान चला गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अधिकार था उसमें ये था कि या तो राजा विलय कर सकता है या तो जनता। तो जनता को जनमत संग्रह कराना था, तो इसमें भारत की तरफ 40% और पाकिस्तान की तरफ जनता ने 60% जो है मत किया था, इसलिए इसको अंग्रेजों द्वारा पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया था। थैंक यू गाइज। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और जैसा भी आपको लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।